Hello everyone, welcome to Tathastu and a very welcome to our daily editorial and news analysis which is being presented by me. My name is Khushbu. Let's get started with today's analysis. First of all, we will check out the table of contents. So these are the topics which we are going to cover in today's class. ये सारे topics जो है वो हम अभी cover करने वाले हैं. तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि ग्रीन वॉशिंग से है. तो क्या है एक्चुअली जो कि ग्रीन वॉशिंग वाला सिचुएशन क्रिएट कर रहा है. दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट विच इज एक्चुअली बीइंग यूज्ड बाय बिजनेसमैन. लेट्स चेक आउट कि ये है क्या. ये अपने प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव से यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया. नेक्स्ट आता है अपना आउटकम्स ऑफ COP 28. ऑब्वियसली सेम ऑल ओवर अगेन. यहाँ पे प्री एंड मेंस सेम GS पेपर. देन इंडियाज डिफेंस बजटिंग. ये डिफेंस बजटिंग से रिलेटेड है. दैट व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग विद द डिफेंस बजट. एंड अभी जो आने वाला है कुछ ही टाइम पीरियड में बजट जो है दैट विल ऑल्सो बी देयर. तो इस तरीके की चीज़ें इंपॉर्टेंट है. प्लस अपना सिक्योरिटी के लिए बोलो आप, चाहे इंटरनल सिक्योरिटी एक्सटर्नल व्हाटएवर, फॉर दैट दिस इज समथिंग विच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, फिर आ जाता है गार्लिक प्राइस हाइक. गार्लिक प्राइस हाइक हो रही है. तो इतनी ज़्यादा क्यों रेट हो गए. what has actually changed all of a sudden. तो कभी टमाटर के भाव बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो कभी प्याज के भाव बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. तो अब तो जो लहसुन के भाव, गार्लिक के भाव इतने ज़्यादा क्यों हो गए. तो इनके भाव खाने के पीछे का रीज़न क्या है. ओके चलिए, सो बढ़ते हैं आगे. लेकिन उससे पहले थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन क्या है. इन्फॉर्मेशन सबसे पहले तो धमाकेदार इन्फॉर्मेशन ये है कि इंटरव्यू के लिए आप में से कितने भी लोगों ने जिन्होंने भी ये मेंस क्लियर कर लिया है, एंड इफ़ यू वांट एनी काइंड ऑफ गाइडेंस, मॉक इंटरव्यू देना है, तो यू कैन डेफिनेटली एनरोल. एंड आपको यू जस्ट नीड टू कॉल ऑन दिस नंबर. इस नंबर पे आपको कॉल करना है. वट एवर इन्फॉर्मेशन यू नीड एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड. अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास GS फाउंडेशन कोर्स जो है दिस इज ऑल्सो गोइंग ऑन. तो यू कैन for that also and call on this number in order to inquire. And we are having CSET paper 2 courses as well, right? तो कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ से अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो you simply need to call on this number, right? And they will be resolving your problems. Now let's get started with this thing, green washing. green washing से जुड़ा हुआ यहाँ पर हमारा ये पहला टॉपिक है. तो बहुत सारे ऐसे एयरलाइंस हैं which are actually under fire for false advertising कर रहे हैं and have been accused of green washing. मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है ना वो सबसे बेस्ट है, environmentally friendly है, ये है वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, राइट. तो ये इमेज वही चीज़ दिखा रही है कि ऊपर से तो एकदम हरा भरा बहुत ही अच्छा चीज़ दिखा रहे हैं, बट इन रियलिटी वो कुछ और ही जा रहा है, राइट. तो दिस इज व्हाट इज एक्चुअली द ग्रीन वॉशिंग, राइट. सो अर्लियर दिसंबर में अभी क्या हुआ था, यूके एड रेगुलेटर जो है उन्होंने एडवर्टीजमेंट्स बैन कर दिए थे. किन किन के एडवर्टीजमेंट्स बैन किए. एयर फ्रांस, लुफ्थांसा, देन आता है यहाँ पे एतिहाद. इन सभी के ही एड्स जो हैं उनको बैन किया गया. और उसके पीछे रीज़न ये दिया गया कि ये बहुत ही मिसलीडिंग है. They are basically misleading consumers regarding the environmental impact of air travel. एयर ट्रैवल का जो environmental impact है उसको यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा जो एयर ट्रैवल ये environmental impact is actually being there, right? बट वो बता कुछ और रहे और एक्चुअल में केस कुछ और ही चल रहा है, ठीक है. तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे अब हमारा जो मेन कंसर्न यहाँ पर ये होना चाहिए कि ग्रीन वॉशिंग है क्या. तो ग्रीन वॉशिंग इज, एक बार हम इसका डेफिनेशन यहाँ पे इंग्लिश में देख लेते हैं. तो व्हाट इट इज एक्चुअली, तो ग्रीन वॉशिंग is when firms or governments give false impression that their products or activities are climate friendly or help in reducing emissions. तो मैंने आपको बताया कि वो तो बताएंगे भाई हमारा प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा एकदम ग्रीन फ्रेंडली है एंड ऑल दोज थिंग्स, बट वैसा कुछ होता नहीं है. और दे विल से कि ये प्रोडक्ट खरीदने की वजह से एमिशंस जो है वो कम हो जाएंगे. ग्रीन ये जो कार्बन एमिशंस है व्हाटएवर विल बी देयर, तो दैट विल एक्चुअली बी रिड्यूसिंग इफ यू आर यूजिंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स, राइट.
It may also occur when a company highlights the sustainable aspects of a product to overshadow its environmentally damaging activities. कि purchase this product and इस product को purchase करने से this is something which is quite sustainable, right? लेकिन वो sustainable तो है, लेकिन उसके पीछे जो भी environmental damage हुआ है वो सारी चीज़ें वहाँ पर नहीं रखी जाती हैं आपके सामने, and you don't even think in that particular way because they will be presenting their product in such a way that you are actually not thinking in that way, right? So that is the kind of problem जहाँ पर कि ये green washing वाला सीन आ जाता है. मतलब आप समझ रहे हो ना कि कोई भी गलत कार्य किया, so whenever there is something wrong तो हम उसको black color से दिखाते हैं, तो उसको white wash कर दिया, so it's that thing only. So green washing can involve environmental imagery, misleading labels or hiding all the facts. And this is the reason why people always ask you कि कुछ भी चीज़ खरीद रहे हो तो this is eco friendly और this is something which is completely organic and all, तो पीछे ना एकदम छोटे छोटे में जो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती है ना, एकदम माइन्यूटली लिखे रहते हैं, वो नहीं पढ़ते हैं. तो वही चीज़ यहाँ पर हो रहा है. नाउ इन KLM's केस क्या कह रहा है, जो कि डच एयरलाइन है, तो द कंपनी रैन एडवर्टाइजिंग कैंपेन टेलिंग इट्स कस्टमर्स टू फ्लाई रिस्पॉन्सिबली, कि रिस्पॉन्सिबली जो है आप फ्लाई करिए, ऐसे ही किसी भी जो एयरलाइंस है उसमें आप नहीं चले जाइए बिकॉज दोज आर नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली. लेकिन हमारा जो एयरलाइन है वो बहुत ज़्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली है. सो एनवायरमेंटलिस्ट जो हैं उन्होंने इनको सू किया फॉर फॉल्स एडवर्टाइजिंग, आर्ग्यूइंग देयर इज नो एनवायरमेंटली फ्रेंडली वे टू फ्लाई. ऑब्वियसली यू आर फ्लाइंग, यू आर यूजिंग फ्यूल की वजह से जो है वो एमिशंस हो रहे हैं, एंड डेफिनेटली दे आर गोइंग टू एड ऑन इनटू द एनवायरमेंट, राइट? सो हाउ यू आर एक्चुअली सेइंग, इस चीज़ को कैसे क्लेम कर रहे हो कि नहीं भाई हमारा जो है वो एकदम एनवायरमेंटल फ्रेंडली है. तो एनवायरमेंटलिस्ट ने जो है ये एक्शन यहाँ पर लिया था, उसी के बाद जो है ये चीज़ यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है. नाउ हाउ पोल्यूटिंग आर एयरलाइंस जो हैं वो बेसिकली कितने ज़्यादा पोल्यूटिंग होते हैं. तो अभी अगर हम देखें तो जो हमारी एविएशन इंडस्ट्री है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रॉक्सीमेटली 2.5% ऑफ ऑल ह्यूमन प्रोड्यूस्ड CO2 एमिशंस. नाउ अकॉर्डिंग टू द UN इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंजेस 2022 एस्टिमेट्स दिस थिंग. तो ये जो पैनल है उन्होंने इस चीज़ को एस्टिमेट किया था कि CO2 एमिशंस जो है वो अच्छा खासा यहाँ पर हो रहा है, एंड दिस में सीम लाइक अ मॉडेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन बट इट इज़ सेट टू ग्रो वेरी फास्ट बिकॉज नाउ द पीपल आर अर्निंग मोर एंड द पीपल आर लाइक कि हम जो है फ्लाई करेंगे, ट्रेन से नहीं जाएंगे, राइट? इट इज़ नॉट लाइक दैट कि ट्रेन से एमिशन नहीं हो रहा है, बट स्टिल तो जब ज़्यादा लोग विल बी यूजिंग फ्लाइट्स देन डेफिनेटली फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी. अभी 10 फ्लाइट्स जा रहे हैं तो कल को 20, फिर 30, 25, मतलब 25-30 इस तरीके से जाएंगे, then definitely all these things will be adding even more into the environment. So that is the point. तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा तो नहीं है but still it is there. So this is something which was all about the green washing which is very important. Now next हमारा आता है outcomes of COP28 climate summit. तो COP Conference of Parties 28 ये जो summit हुआ था, तो इस summit में क्या क्या आउटकम्स आए हैं वही आउटकम्स हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं. तो दिस इज, हाँ आप सभी को ये चीज़ पता ही होगी कि एवरीथिंग रिलेटेड टू एनवायरनमेंट एंड क्या हम कैसे क्या चीज़ करें एंड ऑल, उन सारी चीज़ों को लेकर के डिस्कशन होती है. करोड़ों रुपए खर्चे करे जाते हैं, डिस्कशन होती है, उसके बाद उसके ऊपर कोई खास जो वर्क है वो होता नहीं है, एंड फाइनली उसी हिसाब से एमिशंस होते रहते हैं. खैर यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या है. तो 28th कॉन्फ्रेंस हुआ था अभी, राइट? एंड यहाँ पे जो भी सिग्नेटरी कंट्रीज हैं उन सभी ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था. इसमें सिग्नेटरी कंट्रीज किसकी? UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. यहाँ पर इन लोगों ने, और कहाँ पे हुआ था? दुबई में. तो अगर आप जैसे IB जैसे कोई एग्जाम दे रहे हो तो कहाँ पे हुआ था? तो इस तरीके के जो मतलब सिटीज नेम एंड ऑल दोस थिंग्स आर इम्पोर्टेंट, right? So that is the point. Now what happened with the respect to the loss and damage fund? Loss and damage fund को लेकर के यहाँ पर क्या हुआ? तो अग्रीमेंट जो कि COP27 में बनी थी रिलेटेड टू लॉस एंड डैमेज फंड which happens because of the climate change,
तो यहाँ पे लास्ट ईयर डिसाइड किया गया था कि हम यहाँ पे फंड जो है एवरीवन विल बी the countries will be contributing their part. The last year was dedicated to negotiations on fund management and financing. लास्ट टाइम ये हुआ था एंड इन अ हिस्टोरिक डिसीजन इस बार जो है COP28 में इसको ऑपरेशनलाइज कर दिया गया है, जो कि बहुत ही एक अच्छा स्टेप लिया गया है यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर अभी जो है सिर्फ $790 मिलियन का ही प्लेज किया गया है कि इतना यहाँ पर दिया जाएगा बाय कुछ नेशंस ने इतना कहा है। सम आर लाइक $100 बिलियन टू मोर देन $400 मिलियन अ ईयर। वी बेसिकली रिक्वायर दिस मच, $100 बिलियन से to more than $400 billion we need this much, and notably the US, the largest historical emitter, committed only $17.5 million. So this is the point of concern. US जो कि हिस्टोरिकली अगर देखें तो सबसे ज़्यादा एमिशंस इसकी तरफ से हुए हैं, लेकिन फिर भी इतना ही सर $17.5 मिलियन ही यहाँ पे इन्होंने अपनी तरफ से कमिट किया हुआ है। इसके अलावा अगर वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक को डेजिग्नेट किया गया इन ऑर्डर टू oversee and administer the fund over here. लेकिन concern क्या है? But the concerns originating from the experiences of developing countries with the World Bank related to questions about legal autonomy, flexibility, decision making authority, general skepticism about the funds, agility in responding to promptly to emergencies have emerged. So these are the kind of things कि ये कुछ points हैं जहाँ पर ये चीज़ हुआ कि questions हैं legal autonomy को लेकर के, flexibility को लेकर के, decision making authority को लेकर के। तो what all people will be there who will be responsible in order to do these kind of things, right? And who will be taking saying कि हाँ भाई ये तो सही है या नहीं है, all those kind of things, and general skepticism about the fund's agility in responding promptly to emergencies have been emerged. Now apart from that, what about the global stock take? Global stock take का क्या सीन है यहाँ पे? तो इस साल COP की समिट में it saw the very first global stock take, ठीक है, या जिसको कि आप GST भी बोल सकते हो। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस UNFCCC के हिसाब से GST, यानी यहाँ पे जब भी GST बोलूँ तो ग्लोबल स्टॉक टेक ही समझिएगा, अपना GST मत समझ लीजिएगा, ठीक है, टैक्स वाला। ओके, तो इट एनेबल्स द कंट्रीज एंड अदर स्टेक होल्डर्स टू सी वेयर दे कलेक्टिवली मेकिंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स मीटिंग द गोल्स ऑफ पेरिस अग्रीमेंट एंड वेयर दे आर नॉट। तो कहाँ पे ये कलेक्टिवली जो है वो प्रोग्रेस कर रहे हैं पेरिस अग्रीमेंट में, जो भी चीज़ें हमने डिसाइड करी थी उसके तरफ, वो सारी चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए, और कौन से ऐसे टर्म्स हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें हम अचीव करने में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। नाउ द डिसीजन ऑफ कंट्रीज एट COP28 टू ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स वाज कपल्ड विद द एम्बिशन टू ट्रिपल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030। सो ये पॉइंट यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, कभी कभी ना ईयर से मजाक हो जाता है, फिर आपके साथ गड़बड़ हो जाती है प्रीलिम्स में। तो 2030 तक 2030 तक ट्रिपल करने की बात करेगी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को, एम्बिशन है ये चीज़ को लेकर के। ना 20 से ज़्यादा कंट्रीज़ ने प्लेज किया है टू ट्रिपल देयर न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी। बट हमने एक प्रॉब्लम को सॉर्ट, मेरे को ऐसा लगता है, ठीक है, तो ओपिनियन हो सकता है कि कुछ लोगों को ओपिनियन नहीं पसंद आए, बट द पॉइंट आई फील इज़ दैट कि एक तरफ आप जो है रिन्यूएबल चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हो, ये सारे फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ करने के लिए बंद करके न्यूक्लियर की तरफ बढ़ रहे हो ना। अब न्यूक्लियर ये जो एनर्जी है, इन सभी के भी अपने बहुत ही गहरे इम्पैक्ट हो सकते हैं और बहुत लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा। ये जैसे कि आप जैसे कि कहीं से कोई लीकेज अगर हो गई तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर लाइफ, जिनकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी, दोज पीपल हु विल बी इम्पैक्टेड, राइट। यू जस्ट कैन सी भोपाल गैस जो ट्रेजेडी हुई थी, आप उसी से ही अंदाज़ा लगा सकते हो, दैट वाज द गैस। और सिंपल, ये कोई न्यूक्लियर वाला भी सीन नहीं था वहाँ पे, ठीक है, बट स्टिल यू कैन सी कि जनरेशन बाय जनरेशन विजुअली इम्पेयर्ड पीपल, सम काइंड ऑफ डिसेबिलिटीज बच्चे जो है वो पैदा हो रहे थे। इवन नाउ यू कैन सी द इम्पैक्ट ओवर देयर, राइट। तो वो चीज़ों को कैसे आप हैंडल करोगे, लीकेज ना हो इस चीज़ को मेक श्योर कैसे करोगे, तो वो सारा पॉइंट भी जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैटर करता है।
खैर, तो ये डिसाइड किया जा रहा है कि इन्होंने प्लेज किया है 20 से ज़्यादा कंट्रीज ने कि हम न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी बनेंगे और मतलब उस चीज़ को हम ट्रिपल करेंगे जो हमारी कैपेसिटी है. However, the transition from fossil fuels is restricted to energy systems alone. They can continue to be used in plastics. इनको प्लास्टिक्स में आप यूज़ कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट में यूज़ कर सकते हो, एग्रीकल्चर सेक्टर्स में जो है आप यूज़ कर सकते हो. And the declaration related to GST, it also refers to the transitional fuels जैसे कि नेचुरल गैस हो गया, फॉर ensuring energy security को इंश्योर करने के ट्रांजिशनल फ्यूल्स की बात यहाँ पर करी है. बट दिस falls short of true climate justice as it allows industries to continue operating in the business as usual model. Okay. Now, apart from that, as usual mode, not model, sorry. Now, apart from that, ये जो declaration दिया गया है after this summit, it has called for accelerated climate mitigation. कि क्लाइमेट मिटिगेशन को लेकर के हमको बहुत स्पीड वर्क करने की यहाँ पर ज़रूरत है. इट अलूडेड टू अनप्रूवन एंड रिस्की टेक्नोलॉजीज जैसे कि कार्बन कैप्चर हो गया, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज हो गया, कार्बन रिमूवल हो गया. ये सारी चीज़ें करने के लिए यहाँ पे क्या है, लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट व्हाट इज द प्रूवन टेक्नोलॉजीज, व्हाट आर द प्रूवन वेज थ्रू विच ऑल दीज कुड बी डन. नाउ व्हाट अबाउट द ग्रीन फाइनेंस ओवर हियर, राइट. तो फिनेंशियल सेगमेंट जो है जीएसटी का यहाँ पर रिलेटेड टू द इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क, इट explicitly recognizes the responsibility of developed nations to take lead in the climate finance, because these developed nations are the one who were really walking ahead of everyone. हर किसी से एकदम आगे ही वॉक कर रहे थे कि भाई हम जो हैं डेवलप्ड है एंड ऑल, एंड दे वर द वन हु वर एक्चुअली emitting lots of the carbons and all those kind of gases and things which actually impacted our climate change. वो climate change को बहुत ज़्यादा impact कर दिए. तो इनकी यहाँ पे responsibility बन जाती है, तो आप financially भी काफ़ी ज़्यादा strong हो, and apart from that you have done this to everyone over here, तो you should be responsible. तो climate finance को लेकर के developed nations को responsible बोला गया है कि you are supposed to do this thing. However, there is also a reference to private sectors also in addressing the financial shortfalls, because these people are also making a lot of money, so they can also help out. And an imperative to supplement grant oriented concessional finance to enable equitable transition in developing countries over here. And apart from that, ये जो ग्रीन क्लाइमेट फंड की बात करें तो यहाँ पे $3.5 बिलियन का सपोर्ट जो है वो मिला है, allowing it to finance adaptation and mitigation projects in the vulnerable areas. तो 3.5 बिलियन की यहाँ पर हेल्प मिली है. ओके, नाउ इसके अलावा $188 मिलियन भी प्लेज किया गया है टू दी अडेप्टेशन फंड, बिकॉज क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसको आप अब बैक नहीं कर सकते, ठीक है, फिर से उसको आप रोल बैक नहीं कर सकते हो, राइट. तो अब यहाँ पे क्या करना है, अडेप्टेशन इज समथिंग विच नीड्स टू बी डन. Right. Now, new partnerships between public and private sectors were forced to mobilize investments in the renewable energy, sustainable agriculture and infrastructure over here. COP28 presidency also introduced Altera, an investment initiative with an ambitious goal to globally mobilize an unprecedented sum of $250 billion by that of 2030. ये भी यहाँ पर जो है वो प्लेज किया गया है रिलेटेड टू द इन्वेस्टमेंट ओवर देयर. दे इंट्रोड्यूस दिस ऑल्टेरा, तो ये जो नाम है ये ध्यान में रख लीजिएगा. नाउ दिस हैज बिकम इम्पॉर्टेंट, प्रीलिम्स आ रहा है तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई. डिस्पाइट ऑल दीज काइंड ऑफ एफर्ट्स, द अवेलेबल फंड्स विल वेल शॉर्ट of $194 to $366 billion annual funding requirement for adaptation as estimated by that of the United Nations over here. Now, how
हाउ इंडिया फेयर एट COP28, COP28 में इंडिया का क्या सीन है यहाँ पर। तो यहाँ पे यूएई डिक्लेरेशन हुआ, तो ऑन द क्लाइमेट एंड हेल्थ, this came into being in COP28 through partnership of COP28 presidency with that of the World Health Organization WHO. बाय द वे फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि WHO ने फिर से प्लस इंडिया में जिस तरीके से केसेस बढ़ते जा रहे हैं रिलेटेड टू JN.1 कोविड का नया वेरिएंट जो है, प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, राइट। तो यहाँ पर दिस एक्चुअली रिकॉग्नाइजेज द ग्रोइंग हेल्थ इम्पैक्ट्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारे जो है हेल्थ इम्पैक्ट्स भी काफ़ी देखने को मिल रहे हैं, एंड एक्नॉलेजेस द बेनिफिट्स ऑफ क्लाइमेट एक्शन विच इंक्लूड्स रिडक्शन इन एयर पोल्यूशन एंड लोअरिंग द कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर एज वेल। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो डिक्लेरेशन है, इस डिक्लेरेशन को साइन किया गया है 123 कंट्रीज के द्वारा, एंड इट हैज़ कलेक्टिवली कमिटेड टू $1 बिलियन टू एड्रेस द ग्रोइंग हेल्थ क्राइसिस, क्लाइमेट हेल्थ क्राइसिस, यानी कि क्लाइमेट की वजह से जो हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ा है उसको डील करने के लिए यहाँ पे $1 बिलियन का जो है वो प्रॉमिस करी गई है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंडिया का अगर हम बात करें तो इंडिया ने यहाँ पर इसको साइन नहीं किया है। अब ये पॉइंट यहाँ पे, ये जो मामला है ना, ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हो गया कि इंडिया ने यहाँ पर इसको साइन नहीं किया है। क्यों? बिकॉज रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशंस इन द हेल्थ सेक्टर वुड मीन रिडक्शन इन एमिशंस फ्रॉम गैसेज यूज्ड फॉर कूलिंग, कि ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करना हेल्थ सेक्टर में, इट वुड एक्चुअली मीन कि आप जो गैसेस का एमिशन है, जो कूलिंग के लिए आप यूज़ कर रहे हो, उसका भी एमिशन करना। तो कितनी माइन्यूट सी चीज़ को भी यहाँ पर ध्यान में रखा गया इस चीज़ को लेकर के। एज इंडियाज हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इज स्टिल ग्रोइंग, हमारा जो है अभी भी ग्रो कर रहा है, तो वी कैन नॉट कमिट ऑन दिस थिंग कि हम ये इसकी जगह पे कुछ और जो है वो लेकर के तुरंत आ जाएंगे। दैट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू हैव डू। सो दिस इज द रीजन, यहाँ पे कमिट करना वुड बी क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अस। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, स्पेसिफिकली यहाँ पे रूरल एरिया के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात आ जाएगी कि आप सिग्नेटरी हो और उसके बाद भी आपके देश के इस पार्ट में इस चीज़ की जो है यूज़ हो रही है, जिसकी वजह से ये गैस यहाँ पर रिलीज हो रहा है। तो वे हाउ यू वुड बी एबल टू जस्टिफाई दैट। सो दिस इज द रीजन वाई इंडिया ने जो है इसको यहाँ पर साइन नहीं किया है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आया। अब आता है ग्लोबल मीथेन प्लेज को लेकर के, जो कि COP26 में रिलीज किया गया था, इसको प्लेज किया गया था COP26 में। यहाँ पे नया फिर से अटेंशन इसकी तरफ आया है विद द क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन बिकमिंग द न्यू सेक्रेटेरिएट एंड पार्टनर्स ऑफ द प्लेज अनाउंसिंग मोर देन $1 बिलियन इन न्यू ग्रांट्स फॉर फंडिंग द प्रोजेक्ट्स इन ऑर्डर टू रिड्यूस द मीथेन emissions from agriculture, waste and gas sectors. ओके, मीथेन स्पेसिफिकली कहाँ से निकल रहे हैं सबसे ज़्यादा? एग्रीकल्चर, वेस्ट एंड गैस सेक्टर्स से। तो वहाँ पे फंड्स, ग्रांट फंड्स के थ्रू बाय यूजिंग द मनी उनको कुछ ऑल्टरनेटिव करके किसी तरीके से उनके एमिशंस वहाँ पर रिड्यूस करे जा सके। अब 150 से ज़्यादा ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने प्लेज किया है टू रिड्यूस मीथेन पोल्यूशन। अब यहाँ पे भी पॉइंट ये रखना है ध्यान में कि इंडिया यहाँ पर भी सिग्नेटरी नहीं है। ओके, प्रीलिम्स पॉइंट फिर से ध्यान में रखिएगा। टू दिस प्लेज बिकॉज इट शिफ्ट्स फोकस फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड टू मीथेन और GHG ग्रीन हाउस गैस विद अ लोअर लाइफ टाइम एज वेल। ओके, नाउ ऑल्सो मीथेन एमिशंस इन इंडिया आर प्राइमरीली फ्रॉम राइस कल्टिवेशन। ये कहाँ से सबसे ज़्यादा हो रही है मीथेन का? तो दैट इज फ्रॉम दी rice cultivation and enteric fermentation, that is the related to the livestock rearing which support the livelihoods of small and marginal farmers which we cannot do. Again हमारी इधर wheat का production बहुत ज़्यादा होता है, rice का production बहुत ज़्यादा होता है, so we cannot let it go and we are actually even promoting livestock, कि आप जो है not just the farming, the other kind of things you should also do so that आपके पास other source of income will also be there. So that is the reason we cannot do that. As of now we are at not that स्टेज जहाँ पर कि हम इस तरीके के रिस्क ले सके. वी आर ग्रोइंग, राइट, वी नीड to do a lot of things for our people. So this is the reason why the government has not kept not signed. Next is that some challenges and differences between developed and developing countries remain to be addressed over here. एक तो बहुत important issue है
दैट इज रिलेटेड टू द फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज, जहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो कहते हैं कि दे एडवोकेट कि फेज आउट करो ना, फेज 1, फेज 2, फेज 3, मतलब धीरे धीरे करके इसको फेज आउट करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज जिसमें कि इंडिया भी है, बेसिकली दे रिफ्यूज्ड अ फेज आउट over implications on economic growth and that of the development, that it would actually, आप तो developed हो गए हो लेकिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये problematic हो जाएगा if we are going with this particular thing. Now the next thing is that such a phase out also has social implications, जैसे कि बहुत सारी communities जो हैं वो fossil fuels के ऊपर dependent है, जैसे कोल इंडिया में ही देख लो, राइट रांची के आसपास के एरिया, झारखंड में बहुत सारे, मतलब उनका जो बहुत सारा ऐसा एरिया है जहाँ पे उनकी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है कोल के ऊपर. अमर्त्य सेन जी ने एक बुक लिखी है, अभी तो उस बुक का मुझे नेम याद में नहीं आ रहा है, बट यू शुड रेफर दैट बुक and it actually surrounds around that Ranchi story only, राइट. तो यहाँ पे इंडिया के केस में कोल के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है बहुत सारे कम्युनिटीज़ की फॉर, एंड दिस इज द रीज़न कि ये भी एक रीज़न जिसकी वजह से फेज आउट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, like fossil fuels for gainful employment. Moreover, emphasizing the principle of common and differentiated responsibilities and historical responsibility of developed countries for greenhouse gases emissions, developing countries argue to increasing the flow of climate finance and technologies to facilitate for this job transitions and inclusive development. कि भाई तुमने ये चीज़ पहले कर ली थी, तुम तो आगे निकल गए, अब हम कर रहे हैं तो तुमको बड़ी दिक्कत हो रही है. ओके तुम नहीं चाहते हो कि हम ये चीज़ काम करें, दूसरा काम करें, तो हमको दो पैसा सो दैट हम दूसरी तरफ जाए. सो दिस इज व्हाट द डेवलपिंग कंट्री इज डूइंग, एंड द डेवलप्ड कंट्री इज लाइक नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू, यू हैव टू डू दिस थिंग, राइट. तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें चल रही है. तो इट्स लाइक अ डेडलॉक, आगे बढ़ने वाला काम कुछ हो नहीं रहा है. इसके अलावा कुछ और दूसरे भी कंटेंशियस इश्यूज हैं, जैसे कि मार्केट मैकेनिज्म्स, फाइनेंशियल रिसोर्स एलोकेशन, रोल ऑफ वर्ल्ड बैंक एज द एजेंसी फॉर मैनेजिंग द L&D फंड, प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट इन क्लाइमेट एक्शन. ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो गई. तो ओवरऑल एंड ऑल यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो बताए गए हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट उन सभी को इम्प्लीमेंट करने के लिए अच्छा खासा पैसा चाहिए, और वो पैसे जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज, प्राइवेट सेक्टर्स वहीं से ही आएंगे. लेकिन इतने सारे पॉइंट्स है कि उन सभी पे उतना अमाउंट देना वुड बी लिटिल बिट डिफिकल्ट. दो अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें गिना दी गई हैं कि हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, यू आर डेवलप्ड एंड सो मेनी अदर थिंग्स, एंड वी कैन नॉट डू दीज थिंग्स, राइट. वी नीड फंड इन ऑर्डर टू ट्रांजिट, फॉर द ट्रांजिशन ऑल्सो, फॉर ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स. यहाँ पर प्रॉब्लम्स जो हैं वो काफ़ी हद तक देखने के लिए मिल रहे हैं. नेक्स्ट है इंडियाज डिफेंस बजटिंग एंड पॉइंट ऑफ डेटरेंस, कि यहाँ पर इंडिया की डिफेंस बजटिंग को लेकर के बात कर रहे हैं. दिस हैज बिन दिस article has been written by the author who is Air Vice Marshal Manmohan Bahadur. So he is now retired. तो इन्होंने वाइस मार्शल जी ने जो है इन्होंने ये सारे पॉइंट्स अपनी तरफ से लिखे हुए हैं. सो all these points becomes really very important. Now let's talk about this thing. अब ये आर्टिकल में कहा जा रहा है कि मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है, जो कि MMRCA है, मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम इंडियन एयर फोर्स का, दिस हैज बेसिकली अर्नड द सोब्रिक्वेट ऑफ बीइंग द मदर ऑफ ऑल प्रोक्योरमेंट्स, द मदर ऑफ ऑल प्रोक्योरमेंट्स बिकॉज ऑफ इट्स कॉस्ट. एंड इसका कॉस्ट क्या है, $10 billion 2007 में. लेकिन अ डेकेड लेटर the purchase of 36 Rafale jets was of limited value because the requirement was for 126 aircraft. कि हमने कितना प्रोक्योर किया, 36 एयरक्राफ्ट, लेकिन हमको चाहिए थे 126, 126. अगर ऑल ऑफ अ सडन अगर किसी तरीके से वॉर हो जाता है विथ एनी कंट्री, व्हाट इफ विथ चाइना, जो कि सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट दिख रहा है, पाकिस्तान तो उस हालत में है ही नहीं, तो वी आर कंप्लीटली इग्नोरिंग देम. So this is the kind of thing how we will be dealing, right? So that is the point. Consequent, because why I'm saying like this, because war is a costly affair.
it also needs money. That's the point. Now consequently अब यहाँ पे जो इंडियन एयरफोर्स चीफ्स हैं, they have spoken of the depleting squadron strength over there in the इंडियन एयरफोर्स also, जो अब सिर्फ 32 रह गए हैं, स्क्वाड्रंस की यहाँ पर बात कर रहे हैं, and it would take another 10 years before it reaches 35. इट इज जस्ट 32. और ये जिस तरीके से सारी चीजें हो रही हैं, तो वहां पे ये चीज पॉइंट आउट किया जा रहा है कि अगर एक डेकेड लग जाएगा, 10 साल लग जाएंगे इस 32 को 35 होने में, राइट, 35 क्वाड्रेंट्स होने में, as stated by the current Indian Air Force chief. The Indian Army and the Indian Navy fare no better either with the media reporting major deficiencies with them too, because the Navy and Army is also facing a lot many different kind of issues over there, and with India in election mode and soaps being showered on the electorate, the allocation for the defense budget in 24-25 which starts getting planned now, here the defense things needs to be taken care also. क्योंकि यहाँ पे इनका यही पॉइंट है, भैया वोट के लिए अब तो लोग जो हैं हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फ्री में ये देंगे, वो देंगे, लेकिन उसके साथ साथ प्लीज कीप योर डिफेंस ऑल्सो इन योर माइंड, बिकॉज अभी जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोली थी कि अब बजटिंग वाला चीज हो रहा है, अभी बहुत जल्दी बजट्स जो है वो पेश होंगे, तो वहां पे इसके लिए भी बजट डिसाइड होती है. नीड फॉर जुडिशियस असेसमेंट, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जुडिशियस असेसमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज द क्वेश्चन इज अफोर्डेबल डिफेंस. ठीक है, अफोर्डेबल डिफेंस की अगर हम बात करें तो ड्यू टू द पेरेनियल गन्स वर्सेस बटर डिलेमा, what will be the driving factor over here now, or will affordable effectiveness drive the defense budget allocation? इसमें से क्या, देखो जैसे कि यहाँ पे कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि by the Indian Air Force going in for 74 more Tejas Mk1A fighters to overcome the deficit in squadron strength, though this was to be achieved by 114 multi-role fighter aircraft project that the Indian Air Force has been pushing for, and they have always been asking for these problem, all these kind of problems, that we need all these kind of things, because it's not like that कि आपका कल वॉर है और आज जो है आप कोई नया फ्लाइट ले आए, कुछ नया कुछ लेकर के, and all of a sudden the people will be trained overnight, they will be trained in order to fight. That is not going to happen, so we need them even now. As अभी चाहिए हमको. Now enough has been written on the inescapable necessity of the aggression in sea power, and sea power हम बहुत ज़्यादा ध्यान दे देते हैं, obviously because of China, because we need to deter them in the environs to the Malacca Strait and further east into that of the Indian Ocean. इंडियन आर्मी के बारे में बोल रहा है कि द आर्मी ऑल्सो नीड्स टू मॉडर्नाइज, वहाँ पे भी जो है मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है. कंसीडरिंग इट्स साइज द बजट रिक्वायरमेंट वुड बी कंसीडरेबल ओवर हियर. द प्लानिंग एंड बजटिंग इन द इंडियन मिलिट्री बिफोर द रशिया यूक्रेन वॉज फॉर अ शॉर्ट शार्प कॉन्फ्लिक्ट. द लॉजिस्टिक्स डिजाइन वॉज टू स्टॉक अप टू 10I, यानी कि 10 days इंटेंस वॉर एंड बिल्ड अप टू अ 40I सिनेरियो, यानी कि 40 days intense scenario के लिए बिल्डअप होनी चाहिए थी. Now all these kind of things, how we would be able to do that. Now it is here that the recent in the recent prescient article in the authoritative website War on the Rocks, जिसको कि टाइटल दिया गया था यू गो टू वॉर विद द इंडस्ट्रियल बेस यू हैव, नॉट द इंडस्ट्रियल बेस यू वांट. कितना सही है. आप इसके हिसाब से वॉर में नहीं जाते हो कि भाई व्हाट यू वांट, बट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव, क्योंकि आपके पास जो चीज़ है उसी के ही बेसिस पे आप फाइट कर पाओगे. दैट्स द पॉइंट. नाउ वेज इन ऑन द डिबेट विथ इट्स clairvoyant deductions and needs to be studied given the publicity around the आत्मनिर्भर भारत ड्राइव, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा, और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए एवरीथिंग इज एक्चुअली बीइंग पुश्ड. ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आत्मनिर्भर बनो, बट अलॉन्ग विद दैट प्लीज डू कीप इन दिस माइंड दैट वी नीड दिस मच. एटलीस्ट इतना रखो, उसके साथ साथ अपना ये दूसरा काम भी जो है वो करते रहो. ना यहाँ पे कह रहे हैं कि डेवलपिंग अ लोकल डिफेंस इंडस्ट्री टेक्स डेकेड्स ओवर हियर and necessitating a smart balance to be maintained between
imports and indigenous accretions to ensure the required potency. So he is of this view कि आप ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आत्मनिर्भर भारत करो, लेकिन हमारे पास अपना जो नीड वाला सामान है वो भी रखो, राइट. बट अभी आप इंडस्ट्री डेवलप करने की सोच रहे, तो इंडस्ट्रीज अभी डेवलप होते होते 1 डेकेड लग जाएगी. तो व्हाट डू यू थिंक कि वो सारी चीजें ऑल ऑफ अ सडन हो जाएगा क्या? नाउ द आत्मनिर्भर भारत पब्लिक रिलेशंस ड्राइव नॉट विथस्टैंडिंग अ हार्ड क्लिनिकल व्यूज इज रिक्वायर्ड ऑन द रियलिटीज ऑफ द आर्मामेंट सप्लाई chain that would be in place in the near mid term, right. अभी इसमें कह रहे हैं डिफेंस एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो ये 2012-13 में 16.4% था, जो कि 2022-23 में सिर्फ 13.3% रह गया. तो एलोकेशन अगर इस हिसाब से भी देखें तो बहुत ही कम है. डिफेंस मिनिस्ट्री ने क्या कहा कि हमको 1,76,346 करोड़ रुपीस की जरूरत है, और यहाँ पर 23-24 में उन्होंने कहा कि हमको इतनी चीज की जरूरत है, बट ओनली 1,62,600 करोड़ वर एलोकेटेड टू 1,76,346 बोला था, जिसमें कि 1,62,600 जो हैं बस इतने ही दिए थे, राइट. तो यू कैन डू द प्लस एंड मैथ ओवर हियर, प्लस एंड मैथ व्हाट आई एम सेइंग. सो दिस इज द थिंग. तो यू कैन सी कि यहाँ पे डेफिसिट रहा है, एंड डेफिसिट कितना 13,746 करोड़ रुपीज का रहा है. इट्स नॉट 1000, इट्स करोड़. It's just not 13,000, right. Now in the sphere of research and development के हिसाब से देखें तो जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के हिसाब से देखें तो इंडिया की जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है वो सिर्फ 0.7% है अपनी जीडीपी का. एंड इसके साथ हम कहाँ पे आ जाते हैं, वी आर एट 53rd पोजीशन ग्लोबली. वहीं पे ही चाइना का देखें तो $421 बिलियन का है इनका, ये इतना स्पेंड करते हैं. 2022 में इन्होंने इतनी खर्चा किया है रिसर्च को लेकर के, जो कि इनका 2.54% है जीडीपी का. हमारा 0.7% है, इनका 2.54, तो रफली अराउंड 3% अपनी जीडीपी का ये स्पेंड कर रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में. तो ही इज़ वेरी फाइनली वेरी नाइसली पॉइंटिंग आउट कि आप जो है बोल रहे हो आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए, नया इनोवेशन, नया चीज़ें करने के लिए, बट यू आर नॉट इंजेक्टिंग मनी इनटू दैट फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, राइट. So how you are expecting in order to develop all these kind of things now, all these sectors and all. Now though the research and development allocation needs a substantial jump, it is good that 25% of the allocation was for the private sector as well. So as of now the point over here is that in order to tackle any kind of situation in the future, we need to increase our budget, and apart from that, whatever the Army, Navy and Indian Air Force want, please do provide them so that we are well prepared, and along with that well prepared for the future if anything happens. And apart from that, the kind of experiments related to Atmanirbhar Bharat and procuring from indigenously also, all those things could be done, right. So this was all about this article. Now the last article of the day. इस आर्टिकल में बात कर रहे हैं कि गार्लिक की प्राइसेस यानी लहसुन के प्राइसेस जो हैं वो इतने ज़्यादा क्यों हो रखे हैं. अभी 250 से 350 रुपये पर केजी हो रखा है, 250 to 350 रुपीज़ पर केजी हो रखा है. एंड ये कह रहे हैं कि अभी आने वाले टाइम में जो है, जो कि अभी इंक्रीज़ भी और भी इंक्रीज़ हो जाए, क्योंकि देखो कभी गार्लिक कुछ टाइम पहले 40 रुपये किलो मिल रहे थे, लेकिन अभी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए, एक्सपोनेंशियली जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है. नाउ व्हाई द प्राइसेस आर अप. गार्लिक प्राइसेस जो है वो रिटेल और होलसेल मार्केट्स में द स्टेडी राइज, यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा राइज देखने को मिला है, एंड हैज़ टू डू विद द लॉस ऑफ वन क्रॉप एंड द डिले द हार्वेस्ट ऑफ द नेक्स्ट, कि एक क्रॉप जो लगी थी वो ख़राब हो गई थी, उसके बाद फिर दूसरा. गार्लिक इज़ ग्रोन इन 2 सीजन्स. गार्लिक को दो सीजन्स जो हैं उसमें ग्रो करे जाते हैं. एक तो हो जाता है खरीफ और दूसरा हो जाता है राबी, ठीक है. अब ये कहाँ कहाँ ग्रो करे जाते हैं, तो छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान, ये सभी जगह पे खरीफ क्रॉप के रूप में इसको जो है वहाँ पे ग्रो करे जाते हैं, यानी कि मॉनसून का टाइम, यानी क्या हुआ, जून जुलाई का टाइम. वहीं पे ही अगर हार्वेस्टिंग की बात है तो इनको हार्वेस्ट किया जाता है सितंबर के महीने, मतलब सितंबर के बाद, पोस्ट सितंबर लिखा हुआ है,
रबी क्रॉप जो है, रबी क्रॉप को लगाया जाता है सितंबर नवंबर में और इसकी हार्वेस्टिंग होती है मार्च में। फिलहाल जो प्राइस राइज हुआ है वो इस वजह से हुआ है क्योंकि खरीफ जो क्रॉप है, खरीफ मॉनसून के टाइम में जो ग्रो करी गई थी, सो किया गया था, प्लांट करी गई थी, तो वो उसकी अभी हार्वेस्टिंग नहीं हुई है डिले होने की वजह से। अब किस चीज़ की डिले होने की वजह से, वो हम सभी को पता ही है किस चीज़ की डिले होने की वजह से, तो वो हुआ है मॉनसून के डिले की वजह से। मध्य प्रदेश जो कि इंडिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है गार्लिक के मामले में, तो 62.85% जो है वो वहीं से ही ग्रो होती है, जो कि टोटल कितना ग्रो होता है, 31.64 लाख टन एनुअल प्रोडक्शन होती है नेशनली, जिसमें से इतना जो है यानी 63% तो यही ग्रो कर लेते हैं। ओके, अब इस बार जो जैसे कि मैंने कहा कि मॉनसून की वजह से इनकी जो रुपाई होती है, प्लांटिंग, वही बहुत डिले हुई, तो हार्वेस्टिंग भी डिले ही होगा और यही कारण है जिसकी वजह से इतना ज़्यादा जो है प्राइस की राइस देखने को मिल रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी चीज़ देखा गया है कि व्हाट विल बी द ट्रेंड। अब बोल रहे हैं कि भैया ऑब्वियस सी बात है कि अभी इस तरीके से चल रही है तो आगे क्या सीन होगा। तो हाल फिलहाल में जो लहसुन है यानी कि गार्लिक का प्राइस इतना ज़्यादा हुआ है, तो ये हो सकता है कि जो कुछ फार्मर्स हैं वो अभी इनको ये लगे कि भाई ये जो प्राइसेस इतनी ज़्यादा हो गए तो क्यों ना हम भी इसी चीज़ को ग्रो कर लें। लेकिन पॉइंट यहाँ पर ये बनता है कि आने वाले टाइम में अगर यानी कि जो भी रबी क्रॉप है, इस टाइम में बहुत ज़्यादा अगर फार्मर्स इसको ग्रो कर लेते हैं तो सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, डिमांड वैसे ही रह गई, डिमांड अगर वैसे ही रह गया, सप्लाई इंक्रीज हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है प्राइस में जो प्राइस है, जो उसकी रेट है, उसमें कमी आ जाएगी। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिए, सप्लाई डिमांड का सारा खेल है ये। डिमांड अगर अच्छी खासी है, सप्लाई कम है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन हो गया, जो कि अभी के केस में हो रहा है कि उतनी सप्लाई नहीं है लेकिन डिमांड वैसी ही है। अब यहीं पे इसका उल्टा हो जाएगी, सप्लाई अच्छा खासा है लेकिन डिमांड उतनी ज़्यादा नहीं है, तो अगेन वही चीज़ रहेगा। यहाँ पे डिमांड उतनी नहीं है, सप्लाई ज़्यादा है, तो ये इन्फ्लेशन का उल्टा ही यहाँ पर हो जाएगा कि पैसा रेट इंक्रीज नहीं होंगे बल्कि उसकी रेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो ये कंप्लीटली वो मैटर करता है उस टाइम पीरियड में किस तरीके की क्या सिचुएशन है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज टेम्प्टेड टू इंक्रीज देयर acreage given the good price bulb is fetching. However, the lack of soil moisture is going to be a major impediment towards this, and a rabi acreage is in general is down by 3%, and at the same trend is expected to be seen in the garlic also. तो ये बाकी सारी चीज़ें बता दिया कि भाई लग रहा है कि हो सकता है कि यहाँ पे इतने की गिरावट जो है वो देखने को मिल सकती है, बट लेट्स सी व्हाट विल हैपन। वी कैन नॉट से until unless that at that particular time what will be the kind of production, what will be the kind of demand and the supply, वो सारी चीज़ें देख करके ही पता चलेगा कि हाँ भाई क्या सिचुएशन है। बट एज ऑफ नाउ these are the kind of things there. So this is it related to today's editorial and news analysis. I hope you people enjoyed it. See you in the next video. Bye bye, take care and have a great time. Good night. Jai Hind.